आज हम सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। जो सबसे पहले टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, कि कितने टाइप के हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो आज इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे एक्चुअली, जो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है। तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड ही क्यों लिया? जो मोस्ट आज तक हमने जितने भी सॉलिड देखे हैं तो मोस्ट ऑफ दी उनमें से हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होते हैं। एमोर्फोस जो होते हैं वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो लिक्विड स्टेट की तरह कुछ सिमिलर होते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट्स वाई जो मोस्ट ऑफ द सॉलिड हमारे पास मिलते हैं वो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर मेटेलिक लो जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, या आप नॉन मेटेलिक ले लो जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, या आयोडीन है, NaCl एंड जिंक सल्फाइड, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो नॉन मेटेलिक भी हैं और मेटेलिक दोनों में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलते हैं। तो इसलिए हम इसलिए हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलते हैं। ठीक है, एमोर्फोस बिकॉज ऑफ कि उनकी जो प्रॉपर्टी है कुछ लिक्विड की सिमिलर होती है, दैट्स वाई। ठीक है, अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं और उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। तो इनमें काफ़ी टाइप के इनके बीच में जो कनेक्ट होते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं काफ़ी टाइप से कनेक्ट होते हैं। इनके बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेस लगते हैं, कोवेलेंट होता है, आयनिक फोर्स लगता है, मेटेलिक फोर्स इनके बीच में लगता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स इनके बीच में लगता है और उन फोर्सेस के बेस पे हम इनको 4 कैटेगरी में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इनको 4 अदर कैटेगरी में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मतलब किन बेस पे हमने इनको डिस्क्राइब किया कि इनके बीच में कौन से फोर्स लग रहे हैं, उनके बेसिस पे हमने इनको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हमें 3 टाइप की होते हैं एक्चुअली। देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है नॉन पोलर सॉलिड। अब देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोलर और नॉन पोलर होता क्या है। सिंपल सी बात है, अगर कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है, चलो A या B, अगर इनके ऊपर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं है, दोनों सेम हैं और दोनों पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है, तो नॉन पोलर है। अगर इसमें इन दोनों में से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो पावर है किसी की एक की ज़्यादा हो, तो एक पार्शली इन पे चार्ज क्रिएट होता है, और अगर ये पार्शली चार्ज इन पे क्रिएट हो तो इसको हम पोलर कहते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम नॉन पोलर सॉलिड में देखें तो हमारे पास क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो बीच में हो कहीं, है ना, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज़्यादा नहीं हो तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगी। सिंपल सी बात है, अगर आप दोनों जो एटम मॉलिक्यूल्स है दोनों एक ही एटम के ले लो, जैसे देखो H2Cl2 I2, या और कह सकते हैं F2, तो ऐसे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो सेम इससे अच्छा एग्जांपल क्या मिलेगा कि दोनों एक ही एटम हो। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बीच में कहीं होता है। ठीक है, दोनों के बीच में होता है, कोई अपनी तरफ, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम है, दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रखी है इन दोनों ने, जो बॉन्ड बना रखा है वो बीच में होगा, तो कोई भी अपनी तरफ खींचेगा नहीं, तो जो पार्शियल चार्ज है उनकी पर क्रिएट नहीं होता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इन पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा। तो इस टाइप के जो होते हैं वो आते हैं नॉन पोलर सॉलिड में। ठीक है, नॉन पोलर सॉलिड्स में इनके अंदर कौन सा फोर्स होता है, लंडन फोर्स। अपने स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास में था, वीक डिस्पर्सन फोर्स। क्या होता है ये, जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे अपने एक न्यूक्लियस बनाते हैं, और जो ये इसमें मतलब ये थोड़ा ऐसे रैंडम बनाया है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपना एक इनका ऑर्बिट मान लेते हैं S एंड P का। मान लो कि एक मोमेंट पे जो इलेक्ट्रॉन जैसे रैंडम मूव करते रहते हैं इसके अंदर, और एक मोमेंट पर यहाँ पर एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। ठीक है, मान लो ये अपने हाइड्रोजन है, एक मोमेंट पर इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा आ गए, मतलब मूवमेंट तो लगातार करते रहते हैं ये, और एक मोमेंट पर इस तरफ ज़्यादा आ गए, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो इसके पास वाले जो हाइड्रोजन है या कोई भी अदर एटम है, तो उसके ऊपर भी एक चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर उसके न्यूक्लियस में देखें तो उसके न्यूक्लियस में
अगर उसके न्यूक्लियस में देखें तो अगर इधर इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब जो अदर जो इसके पास वाले में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, टेम्परेरी, ओनली टेम्परेरी, क्योंकि लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इनके बीच में ये फोर्स है, टेम्परेरी फोर्स, जिसे हम लंदन फोर्स कहते हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास में आपके था, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो वीक फोर्स होता है एक्चुअली, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होता है नॉन कंडक्टिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। और इसमें अगर आप देखो काफ़ी सॉफ्ट टाइप के होते हैं, ठीक है, थोड़े सॉफ्ट टाइप के होते हैं। और अगर आपको इनको मेल्ट करने की ट्राई करो, इन सॉलिड को आप मेल्ट करने की ट्राई करो तो बहुत ईजिली मेल्ट भी हो जाते हैं, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो ईजिली मेल्ट भी हो जाते हैं। इस टाइप के जो होते हैं नॉन पोलर सॉलिड में आते हैं, ठीक है, ईजी नॉन पोलर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट सॉलिड का देखते हैं जो हमारे पास आता है पोलर सॉलिड्स। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में चल रहा है एक्चुअली, जो इनके बीच में जो फोर्स लगता है सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में देख रहे हैं। और जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसमें हम पहला देख रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें भी सेकेंड टाइप है पोलर सॉलिड। अब एक नॉन पोलर था, दूसरा पोलर है, दैट मीन्स इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे अगर आप देखो HCl, अगर एक ही दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर ज़्यादा है, तो एक पार्शियली चार्ज क्रिएट होता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन बीच में है, शेयर करें, लेकिन जो क्लोरीन होता है इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो थोड़ा ये अपनी तरफ शिफ्ट करता है, तो इस पर क्या हो जाता है नेगेटिव चार्ज, उस पर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम कहते हैं पोलर। तो इस टाइप के हमारे पास हो गए पोलर सॉलिड्स, ठीक है। अगर और एग्जाम्पल देखें F, इसमें भी हमारे पास ये F है जो फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर भी एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल मीन्स चार्ज है, मतलब डाइपोल मीन्स इनके ऊपर चार्ज है, तो एक तरफ इस तरफ चार्ज है और एक इस तरफ चार्ज है, तो दोनों डाइपोल डाइपोल है, ठीक है। तो इनके बीच में लगेगा डाइपोल डाइपोल फोर्स। अगर एक नॉन पोलर हो और एक डाइपोल, तो डाइपोल नॉन पोलर इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हायर होता है, ठीक है। इनको हाई लेवल पे, मतलब हाई टेम्परेचर पर ही मेल्ट होते हैं। इस टाइप के जो सॉलिड होते हैं हाई टेम्परेचर, अगर उनको पिघलाना है अपने को, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। और वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास होते हैं पोलर सॉलिड्स। थर्ड टाइप के हमारे पास आते हैं, इसमें थर्ड टाइप आता है अपने पास हाइड्रोजन सॉलिड्स, ठीक है। सिंपल है, HF हो, HCl हो, HBr हो, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो, सिंपल सी बात है। तो इसमें भी क्या होगा, एक तरफ अपने पास चार्ज क्रिएट होगा, मतलब पोलर चार्ज क्रिएट होगा, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज। और इनमें क्या होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। जैसे अगर आप वाटर को देखो तो वाटर में हमारे पास क्या होता है H2O, ठीक है। हमारे पास वाटर में क्या होता है H2O। तो यहाँ पे क्या होता है, जो H है ये अपने पास वाला जो मॉलिक्यूल है उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। जैसे मान लो अपने को पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन पे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके नेगेटिव चार्ज के कारण इसके पास जो वाला वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके कारण, ठीक है। इसके कारण उस पर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ऐसे चलता रहता है एक्चुअली मामला ये। तो इनके बीच में एक बॉन्ड सा बन जाता है और इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक्चुअली सब कुछ 11th क्लास में आ चुका है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर में चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, जिसमें बता रखा था कि कैसे इसके नेगेटिव चार्ज के कारण, इनके नेगेटिव चार्ज के कारण जो पास वाला जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी एक चार्ज आता है, पार्शियल चार्ज, और उनके बीच में एक ब्रिज सा बनता है ना। ये चलता रहता है एक्चुअली ऐसे, इसमें हाइड्रोजन वापस आ जाएगा, एक ब्रिज सा बन जाता है एक्चुअली। तो इनके बीच में इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस टाइप के जो होते हैं हाइड्रोजन सॉलिड होते हैं। ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनका एक लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, सिंपल। तो इस टाइप हमारे पास 3 टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट सॉलिड आता है वो हमारे पास आता है आयनिक सॉलिड, ठीक है। सेकंड नंबर का जो हमारे पास आता है आयनिक सॉलिड। सिंपल सी बात है, नाम से पता चल रहा है आयनिक मतलब आयंस हो,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज के बीच में एक स्ट्रॉन्ग, अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव होता है इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में मतलब आयंस होते हैं, आयनिक और सॉलिड आयन होंगे, मतलब NaCl मान लो, ठीक है, प्लस एंड माइनस, तो इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, सॉलिड है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग, ये फोर्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स जो यहाँ पे जो आयंस होते हैं, ये जो आयंस है, जो एटम है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, ठीक है, ये जो है फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो इसमें क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूव होना जरूरी है, आयंस का मूव होना जरूरी है, तभी तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। अब सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड एकदम उनका जो इंटरेक्शन फोर्स होता है वो बहुत हाई होता है, तो दैट ये अपनी पोजीशन से हिलते नहीं है, बस ऑसिलेट कर सकते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, मतलब थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं पर मूव नहीं कर सकते। अब मूव नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें इलेक्ट्रिसिटी इनसे नहीं मिलेगी। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो काफ़ी हार्ड टाइप के होते हैं, ठीक है, और अगर आपको इनको बॉईल करना हो या मेल्ट करना हो तो वो काफ़ी हाई टेम्परेचर आपको इनको देना होगा। इन टाइप के जो सॉलिड होते हैं इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो अगर अपनी मीन पोजीशन से हिलेंगे नहीं तो ये सिंपल सी बात है, आयन जब मूव नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप इस टाइप के जो सॉलिड्स होते हैं, आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड को अगर आप किसी वाटर में डिजोल्व कर दो या किसी हाँ सिंपल सी बात है, वाटर में डिजोल्व कर दो तो उसमें क्या होता है, ये आयंस होते हैं फ्री हो जाते हैं, ठीक है। जैसे NaCl अपने पास जो सॉल्ट होता है, ये थोड़े आयन होते हैं थोड़े से स्प्लिट हो जाते हैं, है ना, आपस में थोड़े स्प्लिट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और ये थोड़ा इनको मूव करने की जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाता है इनको मूव करने के लिए, तो यहाँ पे ये इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है जब इनको डिजोल्व कर दो इन वाटर, या मोल्टन स्टेट हो, मतलब जहाँ उस स्टेट में जहाँ पर ये फ्री मूव कर सके, ठीक है, थोड़ा मूव कर सके, सिंपल सी बात है। अगर इनको मूव करने की जगह मिल जाएगी तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सेकंड टाइप के सॉलिड आते हैं आयनिक सॉलिड। इसमें हमारे पास जो थर्ड टाइप के सॉलिड्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स। इसमें क्या होता है, जैसे आयंस वाले में क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव था, लेकिन इसमें केवल पॉजिटिव हमारे पास आते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। कोई सॉलिड होगा उस पर पॉजिटिव आयंस होते हैं, मतलब जितने आप चाहो, समुद्र सा होता है पॉजिटिव आयंस का, तो अगर समुद्र सा होता है तो ये क्या होते हैं, ईजिली मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ईजिली मूव भी कर सकते हैं क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं तो वो फ्री मूव भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर फ्री मूव कर सकते हैं दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है, नॉर्मल भी नहीं होती, हाई इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट हो सकती है क्योंकि इतने सारे इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं और जो फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है लेकिन इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, ठीक है, इसमें हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मीन्स होता है कि चार्ज का ट्रांसफर, ठीक है, जो एनर्जी या आप मान लो जैसे कोई एनर्जी है उसका ट्रांसफर, तो उसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। मतलब अगर आप मान लो हमने कुछ चार्ज या कुछ एनर्जी बाहर से इस सॉलिड को दी, ठीक है, बाहर से हमने कुछ इस सॉलिड को कुछ एनर्जी दी तो इवनली पूरे में स्प्रेड आउट हो जाएगा। मतलब इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जो चार्ज ऑफ ट्रांसफर है, चार्ज ऑफ एनर्जी या चार्ज ऑफ हीट भी कह सकते हैं, वो इसकी बहुत हाई होती है। मतलब आपने थोड़ा सा इधर से चार्ज दिया, इसको कुछ एनर्जी बाहर से दी सॉलिड को, तो पूरे में जितना भी ये सॉलिड है, जितने भी इसमें पॉजिटिव आयंस है, इवनली सब में इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी हमारे पास होती है। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप के सॉलिड आते हैं, जो लास्ट सॉलिड हमारे पास आते हैं, कोवलेंट या कह सकते हैं नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, नेटवर्क सॉलिड्स। नेटवर्क सॉलिड्स मीन्स मतलब ये काफ़ी बड़े होते हैं, जाइंट कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड का, नेटवर्क से समझ में आ रहा है काफ़ी बड़ा नेटवर्क होता है इनका, ठीक है। ये नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल मीन्स कि इनमें जो चार्ज होता है वो नहीं होता है, पॉजिटिव फ्री आयंस नहीं होते हैं इसके अंदर। मतलब हमें क्या चाहिए, आयंस चाहिए होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन जो भी हो,
मूव करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, कोवलेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें शेयर करते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो इन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होते, नॉन मेटल्स होते हैं ये, ठीक है। तो नॉन मेटल्स होते हैं तो इसमें कोई फ्री आयन नहीं होगा, मीन्स इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दैट्स वाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जाइंट होते हैं। जाइंट मतलब काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जाइंट टाइप की होते हैं अपने पास, इसको हम जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और काफ़ी हार्ड होते हैं। तो इनका जो हार्ड है, दैट्स वाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। इसके अच्छा एग्जाम्पल डायमंड एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, या सिलिकॉन कार्बाइड। अगर इन मॉलिक्यूल्स के आप वो स्ट्रक्चर देखो, अगर इनका आप स्ट्रक्चर देखो, काफ़ी लेंथी होता है, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप से आप कह सकते हो, तभी इसको हम नेटवर्क सॉलिड कहते हैं, ठीक है। लिंक कोवेलेंट होता है, आपस में शेयरिंग करके चलते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है इसके अंदर ग्रेफाइट, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है ग्रेफाइट के, है ये कोवेलेंट में आता है, पर इसके अंदर क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, जाइंट भी होता है, नेटवर्क इसका बड़ा, तो सब सारी क्वालिटीज़ की कोवेलेंट वाली है, पर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। क्योंकि इसका अगर आप डायग्राम देखो, अगर आप ग्रेफाइट का डायग्राम देखो, तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो इसमें 4 टाइप की होती है, ठीक है। ये आपस में 4 टाइप से ये कनेक्टेड होते हैं आपस में। लेकिन वहीं अगर इसमें देखें तो इसमें जो इनकी जो 3 वैलेंसी लेयर में होते हैं एक्चुअली ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसी इस टाइप से होते हैं ये। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है 4 होती है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो कनेक्टेड होते हैं किसी ना किसी के साथ, लेकिन इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है या एक एटम होता है वो फ्री होता है, ठीक है। इसमें जो एक एटम होता है वो फ्री होता है, लेयर में होते हैं एक्चुअली, ठीक है ना, ऐसे लेयर में नीचे जाते जाते हैं इस टाइप से हमारे, और एक लेयर से लेके दूसरी लेयर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है 340 पिकोमीटर, ठीक है। तो लेयर में होते हैं, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, बस इसी के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है ग्रेफाइट के अंदर, ठीक है। इसी के कारण, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ये मतलब ऐसे कंटिन्यू लेयर में चलते जाओ तो हमारे पास ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, 3 तो इसमें कनेक्टेड होते हैं, एक 4 खाली रह जाते हैं, और उसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो एक अच्छा एक्सेप्शन है इसके अंदर एक्चुअली, और काफ़ी एक अच्छा एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो हमारे पास हर टाइप के जो हमने क्लासिफिकेशन देख लिया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, हमारे पास कितने टाइप के सॉलिड्स हो सकते हैं, ठीक। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, और एंड यूनिट सेल, ये हमारे पास इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है। अगर आप क्रिस्टल लैटिस की बात करो, जैसे हमारे पास जो टाइल्स होती है, घर में हम टाइल्स लगाते हैं, तो किस टाइप में होते हैं हमारे पास, इस टाइप से होती है, ठीक है। इसके पॉइंट होते हैं, अब इधर से दूसरा कनेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे टाइल्स होते हैं ना हमारे घर में, ठीक है, इस टाइप से हमारे पास टाइल्स होती हैं। अगर आप इनके एक किसी पॉइंट को पकड़ो, मतलब पहले यूनिट सेल को हम देखते हैं, ऐसा कोई एक पार्ट जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे एक टाइल्स होते हैं, सभी सिमिलर उसी टाइप की टाइल्स होती हैं बाकी की बाकी, तो एक बस एक जो भी जिस टाइप की हमने टाइल्स लगवा रखी हैं, जितने एरिया तक वो फैली है सेम टाइल्स, तो एक को जिसकी हम जो रिपीट हो रहा है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। उसको जैसे इसमें देखो, जैसे मान लो ये रिपीट हो रहा है लगातार हर जगह, नीचे देखो तो यही रिपीट हो रहा है, टू ड्रीम देख रहे हैं इसको हम, ठीक है, 2 डायमेंशन में देख रहे हैं फिलहाल। तो जैसे देखो ये रिपीट हो रहा है, तो इसमें एक रिपीट हो रहा है बार बार में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनिट सेल, जो रिपीट हो रहा हो, मतलब एक पार्ट जो रिपीट हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। और जो इसकी जो पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है, और इसको पूरे को हम कहते हैं लैटिस क्रिस्टल, ठीक है, इसको हम कहते हैं लैटिस क्रिस्टल। और एक को हम कहते हैं, जैसे पूरा जो है जो रिपीट हो रहा है ये, इसको हम कहेंगे लैटिस क्रिस्टल, ठीक है। और जो एक है ये पूरा जो रिपीट हो रहा है इसको हम कहते हैं यूनिट सेल, और जो इसके जो पॉइंट होते हैं ये, इसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट।
और आपस में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से आपस में सारे पॉइंट्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। तो ये होता है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, और जो रिपीट होता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। अगर हम क्रिस्टल लैटिस को 3D में देखें, ठीक है, अगर हम क्रिस्टल लैटिस को 3D में देखें तो हम एक काम करते हैं, एक यूनिट सेल ले लेते हैं, मतलब एक पार्ट ले लेते हैं, ये रिपीट हो रहा है बार बार में, ठीक है, तो हम इसके एक पार्ट को ले लेते हैं। तो अगर 3D में हम देखते हैं तो 3 डायमेंशन में हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं, 3 डायमेंशन में, ठीक है। जैसे मान लो एक हमने ये डायरेक्शन ले ली, कोई भी पॉइंट से, कोई भी ये जो अपने पास पॉइंट है, ये पॉइंट है, इनमें से कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो। हमने मान लो जैसे ये पॉइंट लिया, तो एक पॉइंट से ये जा रहा है एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ये जा रहा है और एक डायरेक्शन में ये जा रहा है, ठीक है, 3D में एक्चुअली। तो हम इसको में A B C हम इनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। और इनके बीच में जो एंगल होगा, इनके बीच में जो एंगल होगा हमारे पास अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, तीनों के बीच में हमारे पास इस टाइप की ये एंगल हम मानते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो हमारे पास 6 पैरामीटर होते हैं एक्चुअली, इनकी ये बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली, है ना। किसी क्रिस्टल में किसी यूनिट सेल है या कोई क्रिस्टल हमारे पास दिया है, सॉलिड दिया हुआ है, और उनमें हमें उसके बारे में जानने के लिए हमें ये 6 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस 6 पैरामीटर के बेस पर ही हम बता सकते हैं कि दोनों सॉलिड अलग अलग हैं, ठीक है ना। अगर हमें 6 पैरामीटर्स पता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, एंगल पता है, और उनकी जो डायरेक्शन है, इनका एक्सिस है जो इनको हमें, अगर इनकी वैल्यू पता है, तो इस टाइप का जो लैटिस क्रिस्टल लैटिस होता है, ये हमारे पास होता है प्रिमिटिव। हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं आप। तो इस टाइप के जो होते हैं प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल जो होते हैं, या क्रिस्टल लैटिस जो होते हैं, जो प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसमें क्या होता है, एटम्स अगर 3D में देखें, अगर एटम जो होते हैं वो कॉर्नर पे हो, चाहे 2D में देख लो यार, कोई बात नहीं है, अगर 2D में देखो, अगर जो एटम्स हैं वो कॉर्नर पे हो, यहाँ इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं है, पर आपकी बुक में डिटेल में दिया हुआ है, बड़े प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, तो वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो बस समझ सकते हैं कि आप एक पॉइंट से आप 6 पैरामीटर ले सकते हैं, 3 डायमेंशन X Y Z, तो इसको हम ABC मान लेते हैं, और उनके बीच में जो एंगल आता है अल्फ़ा, बीटा, गामा, वो मान लेते हैं, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ले सकते हो। हमारे पास 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल होते हैं। प्रिमिटिव होते हैं जो कॉर्नर पे किसी भी लैटिस क्रिस्टल की जो यूनिट सेल हमने ले रखा है एक्चुअली, उनके जो कॉर्नर पे एटम होते हैं उसको हम प्रिमिटिव कहते हैं। और जो एटम्स अगर सेंटर पे ना हो, कहीं और हो, तो उसको हम कहते हैं सेंटर यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। जो सेंटर यूनिट सेल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, बॉडी, फेस यूनिट सेल एंड यूनिट सेल। जो बॉडी यूनिट सेल होता है, इसमें जो एटम होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा बन गया। तो वो एजेस पे ना हो कि वो कहीं इनके बीच में सेंटर में होता है, जो अपने पास बॉडी यूनिट सेल होता है। सेंटर में जब हमारे पास फेस, तो फेस में क्या होता है, जब ये फेस है ना इनका, एक ये फेस है, एक उस तरफ फेस है, एक बैक में फेस है, एक इस तरफ फेस है और एक इस तरफ, एक नीचे की तरफ फेस है। अगर आपने क्यूबिक देखा हो जिसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसके ऊपर नीचे साइड में जो फेस होते हैं वो उसके फेस होते हैं। तो एक यहाँ पे होगा, एक पूरा फेस है, जैसे देखो ये हमने ले रखा है ना, एक तो ये फेस, इस टाइप से 6 फेस है। अगर यहाँ एटम हो, अगर यहाँ एटम हो, एक बैक में है, तो इस टाइप के जो हमारे पास होते हैं वो फेस क्यूबिक सेल, फेस यूनिट सेल होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड यूनिट सेल। एंड यूनिट सेल होते हैं कि कोई भी फेस, इनके कोई भी फेस हो जिनका एंड हो, मतलब एक्चुअली ये आपस में किसी और से कनेक्टेड हो। तो इधर जैसे मान लो ये 2 इसके एंड है, ठीक है, ये मान लो कि ये 2 एंड है इसके, ठीक है, एक एंड ये है और एक इसका एंड ये है। जैसे क्यूबिक में होता है तो उसका एक इस तरफ का कोना ले लो और एक इस तरफ का, ठीक है, ये इसका एंड है। तो अगर यहाँ एटम हो तो इसको हम कहते हैं एंड यूनिट सेल, मतलब एंड सेंटर यूनिट सेल हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी डेफिनेशन दे दी यूनिट सेल में कि देखो यूनिट सेल इन क्रिस्टल लैटिस, तो इसी को रिपीट कर जाओ वो पूरा एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। तो हमें यूनिट सेल में डिटेल में इसको देख रहे हैं, तो हमारे पास सबसे पहले 6 पैरामीटर होना चाहिए कि ABC कोई भी पॉइंट पे ले लो, 3 डायरेक्शन होंगी, 3 एंगल होंगे उसके अंदर। फिर दूसरा हमारे पास आता है कितने टाइप की इसमें यूनिट सेल हो सकते हैं, तो प्रिमिटिव एंड सेंटर, मतलब 4 टाइप के हमारे पास यूनिट सेल हो सकते हैं। कॉर्नर पे हो तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव,
और कहीं और हो तो इसको हम कहते हैं सेंटर। सेंटर में होते हैं 3 बॉडी, फेस बॉडी वाला होगा सेंटर में एटम, फेस वाला सभी के फेस पे, ठीक है, सभी के फेस पे होगा, और एंड वाला दोनों के एंड पे इधर। अगर इसमें हम एंड सेंटर यूनिट सेल की बात करें तो इसमें एटम कहाँ होंगे, एक इस एंड पे होगा और एक इस एंड पे होगा, ये एंड वाला हो गया, ठीक है। और फेस, जैसे ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, और फेस वाला यहाँ होगा, और जो बॉडी वाला है वो हमारे पास इसमें सेंटर में, बीच में सेंटर में हमारे पास इसमें एटम होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक सवाल उठता है कि हमारे पास कितने टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं, है ना। अभी बात की थी कि वो पैरामीटर होते हैं ना, हम एक पॉइंट लेते हैं ए, 3D में एक पॉइंट लेते हैं ए बी सी, और उनके बीच में एंगल अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू की बेस के ऊपर हमारे पास कितने टाइप के क्रिस्टल हो सकते हैं, तो एक्चुअली हमें 7 टाइप के क्रिस्टल मिले हैं, ठीक है ना। और एक साइंटिस्ट थे ब्राविस, उन्होंने क्या किया, उन क्रिस्टल को देखा, और जैसे क्यूबिक है, हमारे पास एक क्यूब में क्रिस्टल होता है, और फिर उसके अंदर हमें प्रिमिटिव, मतलब कॉर्नर पे हमें एटम मिले, बॉडी सेंटर में हमें उनके अंदर एक उस टाइप का क्रिस्टल मिला, और फेस पे एटम्स थे, इस टाइप का भी हमें एक क्रिस्टल मिला। तो इस टाइप से करते करते हमें 7 टाइप के तो वैसे क्रिस्टल मिले, और उस टाइप में उसके अंदर भी हमें 3 टाइप के वो क्रिस्टल मिले। तो टोटल मिला के 14 क्रिस्टल हमें मिले, जिसको हम ब्राविस के नाम से भी उनको जाना जाता है। 14 ओवरऑल जितने भी हमें क्रिस्टल मिले, हमें 14 मिले, ठीक है। अगर अब इसमें देखें तो पहले क्यूबिक आता है हमारे पास, एक्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक में सिंपल सी बात है, क्यूब जो आपने नॉर्मली देखा होगा, क्यूबिक जो होता है, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल था, तो एक टाइप तो हमारे पास ही हो गया। अब इसके अंदर उन्होंने देखा कि प्रिमिटिव, मतलब हम इस जो क्यूबिक क्रिस्टल है उसके एजिस पे एटम्स थे, ठीक है। बॉडी मतलब एजिस पे तो एटम थे, लेकिन सेंटर में, ठीक है। जैसे अगर हम ये बनाएं तो यहाँ सेंटर में पहले तो हमें ओनली कॉर्नर पे, यहाँ पे कॉर्नर पे थे, इस टाइप का क्रिस्टल मिला उनको, एक ऐसा इस टाइप का क्रिस्टल मिला। फिर उनके जो सेंटर में है उनको इस टाइप का क्रिस्टल मिला। फिर फेस, जो इनका ये फेस है, साइड में 6 फेस ऐसे हैं, यहाँ पे उनको एटम मिला, मतलब इस टाइप का उनको एक क्रिस्टल मिला। तो क्यूबिक में उनको 3 टाइप के क्रिस्टल मिले। अब क्यूबिक क्या है, क्यूबिक है जिसमें ए, अगर हम इसमें एक पॉइंट ले ए बी एंड सी, इन तीनों की वैल्यू जो सब डायरेक्शन में सेम थी, ठीक है। तीनों एक्सिस पे इनकी जो वैल्यू थी सेम थी। अगर मान लो 5 इधर है, अगर मान लो जैसे मैथमेटिक्स में 5 सेंटीमीटर इधर है, तो 5 सेंटीमीटर बी पे भी और 5 सेंटीमीटर सी पे भी है। और इनके तीनों के बीच में जो एंगल मिला वो मिला इनको 90 डिग्री। तो ये तो इनकी एक पहचान थी, मतलब हमें ये क्यूबिक की पहचान है कि क्यूबिक किस टाइप का था, कि तीनों की वैल्यू सेम थी और ये एंगल इनके बीच मिला, और इनके अंदर हमें प्रिमिटिव बॉडी एंड फेस हमें मिला। फिर नेक्स्ट टाइप का क्रिस्टल है टेट्रागोनल, ठीक है। हमारे पास एक टेट्रागोनल नेक्स्ट टाइप का क्रिस्टल उनको मिला। जो नेक्स्ट टाइप का जो क्रिस्टल है, इसमें क्या है, इसमें ए और बी, इनकी वैल्यू तो सेम थी, मतलब मान लो 5 सेंटीमीटर, इनकी तो वैल्यू सेम थी, लेकिन जो सी की वैल्यू थी, जो सी डायरेक्शन में था, थर्ड एक्सिस में, थर्ड डायमेंशन में, उसकी वैल्यू लगाई थी। मतलब मान लो जैसे ए में आई थी 5 सेंटीमीटर, बी में आई 5 सेंटीमीटर, और जो सी था उसकी वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर हमारे पास आई। तो ये इस टाइप का जो हमारे पास क्रिस्टल था उसको हमने नाम दिया टेट्रागोनल। और इसमें जो लेकिन तीनों के बीच में जो एंगल था वो 90 डिग्री था। ये दूसरे टाइप का क्रिस्टल था, और इसके अंदर हमें मिला प्रिमिटिव एंड बॉडी, मतलब एज पे जो कॉर्नर पे हैं यहाँ पे हमें एटम मिले, और एक बॉडी जो सेंटर में एक एटम, इस टाइप का हमें एक क्रिस्टल मिला। जो थर्ड टाइप का है ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। फिर हमें मिला थर्ड टाइप का क्रिस्टल ऑर्थोरोम्बिक। इसमें क्या था, इसमें था कि ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू अलग अलग थी। ए मान लो 5 सेंटीमीटर था, बी मान लो 7 सेंटीमीटर था, और सी था 9 सेंटीमीटर था। तो तीनों की वैल्यू अलग अलग थी, दैट मीन्स इनसे अलग हो गया, हाँ। लेकिन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। लेकिन इसमें हमें 4 टाइप के क्रिस्टल मिले। प्रिमिटिव भी मिला, मतलब कॉर्नर पे बॉडी, सेंटर में भी एटम था, फेस, सबके फेस पे भी हमें एटम ऐसा भी क्रिस्टल मिला, और एंड पे दोनों की इस तरफ एंड पे और इस तरफ एंड पे एटम मिले। तो 4 मतलब जितने 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं सारे इसमें हमें ऑर्थोरोम्बिक में हमें मिल गए। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का क्रिस्टल हमें मिला वो था हेक्सागोनल। इसमें क्या अलग था, इसमें अलग था, जैसे देखो
ये हमें 3D रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और ये हम एक पॉइंट मान ले, चलो इस तरफ मान लेते हैं इस बार, ठीक है, ये ए, ये बी एंड सी, इनके बीच में जो एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, ये अल्फा, इनकी बी और सी के बीच में गामा, चलो बीटा, और सी ए के बीच में गामा, ठीक है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया लेकिन देख लेना, ठीक है। अब इसमें क्या था, इस टाइप का जो क्रिस्टल मिला वो था कि इसमें ए बी इन दोनों की तो वैल्यू सेम थी, मतलब मान लो ए की थी 5 सेंटीमीटर और बी की 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन जो सी की वैल्यू थी वो थी 7 सेंटीमीटर। तो इसमें जो सी की वैल्यू थी वो अलग थी। और दूसरी बात इसमें यही कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में तो एंगल था 90 डिग्री, पर गामा के बीच गामा का जो एंगल था वो था 120 डिग्री। जो गामा था, मतलब अगर आप ए और सी के बीच की बात करें तो 120 डिग्री। तो इस टाइप का हमें मिला नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टल हेक्सागोनल। इसमें हमें एक टाइप मिला प्रिमिटिव, ठीक है, मतलब कॉर्नर वाला ही हमें मिला जिसमें कॉर्नर में एटम हो। तो इस टाइप का ही हमें ये 4 टाइप का क्रिस्टल मिला। फिर 5th टाइप का क्रिस्टल आता है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। इसमें क्या था कि ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम थी, मतलब 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, पर जो अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल है तीनों के बीच में वो 90 डिग्री नहीं थे, तीनों की 90 डिग्री नहीं थे। और इसमें हमें एक टाइप का मिला प्रिमिटिव, मतलब कॉर्नर वाला ही हमें क्रिस्टल मिला। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मोनोक्लिनिक। इसमें क्या था, ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम नहीं थी, 5 ए की मान लो 5 थी, बी की 7 थी और सी की 9 थी, तो तीनों की वैल्यू सेम नहीं थी। और अगर एंगल की बात करो तो अल्फ़ा और गामा का एंगल तो 90 डिग्री था, पर बीटा का एंगल 90 डिग्री नहीं था। और इसमें हमें 2 टाइप के मिले प्रिमिटिव, मतलब कॉर्नर वाले भी क्रिस्टल मिला, और एक हमें एंड वाला, दोनों की एंड पे इधर एटम हो, इस टाइप का भी हमें इसमें क्रिस्टल मिला। और लास्ट वन हमें मिला ट्राइक्लिनिक। इसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू सेम नहीं है, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो इसमें हमें एक ही मिला प्रिमिटिव कॉर्नर वाला क्रिस्टल हमें मिला। तो टोटल अगर आप देखो प्रिमिटिव एंड इनको देखो, वैसे तो 7 टाइप के क्रिस्टल मिले, लेकिन इसके अंदर और अदर टाइप देखो तो हमें 14 टाइप के ओवरऑल आज तक हमें क्रिस्टल मिले, जिसको हम 12वीं क्रिस्टल भी या 12वीं टाइप भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमें इतने टाइप के हमें क्रिस्टल मिले। आज के वीडियो के लिए इतना ही है, काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपने यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस, ठीक है।